नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से। आपको पहले सबसे बड़ी खबर बताएंगे। आज उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, यानी कि उत्तराखंड में भी अब गांव की सरकार का वक्त आ गया है। ये बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना आज जारी हो गई। उत्तराखंड में 2 चरणों में पंचायत चुनाव होगा, इस बात की जानकारी दी गई है। 25 जून से नामांकन शुरू होगा और 10 जुलाई को मतदान किया जाएगा। 25 जून से नामांकन की जो प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें 10 जुलाई को पहले चरण के चुनाव की वोटिंग होगी। 15 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 19 जुलाई को पंचायत चुनाव की मतगणना की जाएगी और 29 जून से 1 जुलाई तक फिर उसके बाद 2 जुलाई को नामांकन वापसी पर अंतिम मोहर लगेगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 25 जून से नामांकन प्रक्रिया जो शुरू होगी वो 19 जुलाई को चुनाव में मतगणना के साथ खत्म होगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। 25 जून को नामांकन शुरू होगा और 10 जुलाई को मतदान होगा। 25 जून से जो नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद 29 जून से 1 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 जुलाई तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे और फिर 10 जुलाई को वोटिंग होगी। 15 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और फिर 19 जुलाई को काउंटिंग होगी, मतगणना होगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड से, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई और इसी अधिसूचना के साथ ही उत्तराखंड में भी आदर्श आचार संहिता का पालन होगा, उसे लागू कर दिया गया। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड में पंचायत के चुनाव कराएगा और विधानसभा चुनावों से पहले हो रहे इन पंचायत चुनाव को उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। संजय श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे देहरादून से जुड़ गए हैं। संजय जी, किस तरीके से पंचायत चुनाव का आज बिगुल बज गया और क्या राजनीतिक तैयारियां आप देखते हैं? देखिए, काफी दिनों से इंतजार था और वह इंतजार आज खत्म हुआ है। जिस तरह से यहाँ पे विपक्ष लगातार हमलावर था और उसे देखते हुए कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं चुनाव नहीं कराने के मूड में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सारे कयासों को, सारे आरोपों को, प्रत्यारोपों को आज खारिज करते हुए जो चुनाव है, ये यहाँ 13 जिले हैं, 12 जिलों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में 2 चरण में चुनाव होगी। पहला 10 जुलाई को और 15 जुलाई को। 19 जुलाई को मतगणना होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो विपक्ष हमलावर था, भारतीय जनता पार्टी ने उस हमला को खत्म कर दिया है। जी, हरिद्वार में क्यों नहीं हो रहा है चुनाव? जिला पंचायत का चुनाव 12 जिलों में होता है। हरिद्वार में चुनाव का जो सिस्टम है वो अलग है, तो हरिद्वार में चुनाव अलग से होता है। तो 12 जिले में ही चुनाव होता है, ये जो जिला पंचायत का चुनाव है। इसलिए ये 12 जिले में जो कह सकते हैं आप, इस 12 जिलों में लगभग 44 लाख मतदाता हैं जो कि अपने मत का प्रयोग करेंगे। उसमें बड़ा भारतीय जनता पार्टी अपने हर आरोपों को
जो उनके ऊपर लग रहे थे उसे खारिज करते हुए एकाएक आज पहले भी अभी 2 दिन पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लगातार कार्यकाल बढ़ाया जा रहा था, जो उसके डायरेक्टर्स हैं जो उसके, और उस तरह से भारतीय जनता पार्टी लग रहा था, क्योंकि सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी उसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो डिफेंसिव रूप में थी, आज वह चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ने के मूड में है। जी। तो संजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, जिस तरीके से विधानसभा चुनावों से पहले ये पंचायत के चुनाव हैं उत्तराखंड में, तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, खास करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, अपनी अपनी विधानसभा की तैयारियों को भी देखेगी। एक तरीके से विधानसभा चुनावों से पहले ये लिटमस टेस्ट माना जाए, सेमीफाइनल माना जाए। एक हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन विधानसभा का जो चुनाव है वो अभी बहुत दूर है, 2027 में है। तो इसे विधानसभा के चुनाव का लिटमस टेस्ट या सेमीफाइनल नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा के ताकत की लड़ाई जरूर है, क्योंकि रोज जिस तरह से देखा जाता है कि पॉलिटिकली इनका आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसे देखते हुए ये कह सकते हैं आप कि 27 के चुनाव को लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जा सकता है। जी। और कैसे इसकी तमाम तैयारियां दिख रही हैं और कैसे राजनीतिक पार्टियां इसमें अपने प्रत्याशियों को जो है वो अनाउंस करना शुरू कर दिया है? क्या सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? क्या वहां का पंचायत चुनाव का सिस्टम रहता है? हमारे दर्शकों को जरा सरलता से समझाइए। देखिए, ये उत्तराखंड में 13 जिले हैं और 13 जिले में 12 जिले में 12 जिलों में चुनाव जिलों में जो मतदाताओं की संख्या लगभग 14,77,000 के आसपास है, जो अपने मतों का उपयोग करेंगे। पुरुष मतदाता ज्यादा हैं, पुरुष मतदाता लगभग 26 लाख के आसपास है, और जो महिला मतदाता वो 23 लाख है। लेकिन जो जैसे कहते हैं ना, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य, इन सबका जैसे पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है उस तरह से होता है। लेकिन जो यहाँ विपक्षी पार्टियां हैं उसमें मुख्य रूप से कांग्रेस ही है, और कांग्रेस इस बार लग रहा है जो जिस तरह से बार बार आरोप प्रत्यारोप का दौर और भाषणबाजी चल रही है, उससे लग रहा है कि सिंबल पे चुनाव, भारतीय जनता पार्टी भी इस बार सिंबल पे ही चुनाव लड़ने जा रही है। तो ये माना जा सकता है कि जो ये ताकत का प्रदर्शन है वह चुनावी रूप में सामने देख। ठीक है संजय जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, फिर लौटेंगे आपके पास। अगली खबर कन्नौज से आपको बताएंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव अपने लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे। वहां एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा अखिलेश यादव ने लिया और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने योग को लेकर के बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि योग और सूर्य नमस्कार जो विवाद है, इस पर भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने कमेंट्स किया, कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कोई भी चीज किसी पर थोपी नहीं जा सकती। देश में सभी संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। कन्नौज अखिलेश यादव पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया। कन्नौज में योग दिवस को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज किसी पर थोपी नहीं जा सकती। रवि हमारे सहयोगी इसी खबर पर है। रवि, क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने? बिल्कुल, अपने संसदीय क्षेत्र पे पहुंचे थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, और योगी सरकार पर इस दौरान वो जमकर हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि स्कूल मर्जर का सपा है वो विरोध करेगी, और स्कूल दूर होंगे तो बेटियों को दिक्कत होगी, और शादी कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, ये भी अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। और कारोबारियों को मदद का आश्वासन दिया है। तो कुल मिला के अखिलेश यादव है वो पूरी तौर पर सत्ता पक्ष पे हमलावर हुए, और निश्चित तौर पर अपने बयान के जरिए अपनी प्रतिक्रिया है वो देते हुए नजर आए, और पहले भी हमलावर होते रहे, और निश्चित तौर पर एक बार फिर से
वो अपने बयान के जरिए सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आए। जी। और रवि, साफ तौर से अभी आज अखिलेश यादव ने योग को लेकर के अपनी बात कही है। इससे पहले कल एसटी हसन समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर के आपत्ति जो थी वो दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि योग पर स्पेशली जो छुट्टी दी जा रही है या जो समय दिया जा रहा है ये ठीक नहीं है, नमाज पर समय नहीं दिया जाता। इस तरीके की बातें लगता है कि मौजूदा दौर में एक बड़ा पॉलिटिकली एजेंडा बनाती हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर हम बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भाजपा के बड़े नेता भी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कराई और 177 देशों ने भी उसमें सहमति जताई थी, और जिस तरीके से आज पूरा देश और दुनिया में इसको मनाया गया है, वहीं इसको लेकर जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव है वो जरूर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। हालांकि इसको लेकर जो उन्होंने बयान के जरिए कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक बयान जरूर कहा जा रहा है, और निश्चित तौर पर इसके जरिए उन्होंने सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास जरूर किया है। और हर बार की तरह इस बार भी जो अखिलेश यादव है वो मुखर होकर बोलते नजर आए, और जिस तरीके से उन्होंने सत्ता पक्ष को घेरा है, अपने बयान के जरिए उन्होंने सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर नोएडा से आपको बताएंगे, जहां पर गौतम बुद्ध नगर की जो पुलिस कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह, उन्होंने इंडिया न्यूज़ की खबर पर बड़ा एक्शन लिया है। लक्ष्मी सिंह ने इंडिया न्यूज़ की खबर पर बड़ा एक्शन लेते हुए थाना प्रभारी को चार्ज से हटाकर मुख्यालय अटैच कर दिया है। असल में इंडिया न्यूज़ ने खबर दिखाई थी कि किस तरह खनन माफियाओं के साथ साठगांठ चल रही है थाना प्रभारी की। गौतम बुद्ध नगर के 6 चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। 4 एसएचओ को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार है। अकरम हमारे सहयोगी पूरी खबर बता रहे हैं। अकरम, क्या जानकारी है? शबाब, इंडिया न्यूज ने लगातार खनन माफियाओं की और जो पुलिस के एसएचओ हैं, जो थाना प्रभारी हैं विपिन कुमार यादव, उनके दोनों की गठजोड़ का खुलासा किया था। लगातार इंडिया न्यूज ने खबर चलाई थी और दोनों की ऑडियो भी वायरल हुआ था। और इसके बाद जो खनन माफिया है उसने एक रात में ही 60 लाख रुपए की तकरीबन मिट्टी चोरी कर ली थी, जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण ने लिखित तहरीर दी थी और उस तहरीर में थाना प्रभारी की भूमिका पर भी सवाल खड़े करे गए थे, जिसका इंडिया न्यूज ने लगातार खबर को चलाई थी। और उसका असर ये हुआ है कि कल खबर चलाने के बाद 3 बजे के बाद 6 घंटे के बाद उस खनन माफिया को गिरफ्तार कर लिया, जो कि पिछले 4-5 दिन से एफआईआर होने के बावजूद फरार था। और लगातार खबर चलने का असर ये हुआ है कि कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सबसे पहले जो विपिन कुमार यादव है, नॉलेज पार्क थाना प्रभारी, उनको चार्ज से हटाकर मुख्यालय अटैच कर दिया है। बड़ी सजा उनको दी गई है ये, और उनको अटैच किया गया है। इसके अलावा जो 4 थाना प्रभारी हैं जिनके अलग अलग इलाकों में खनन की भी खबरें आ रही थी, उनको भी कारण मिलिए दैनिक भास्कर ऐप से। अब यूपी में बटन दबाते हैं शहर बदलो और जहां की चाहो वहां की लोकल खबर पाओ। दैनिक भास्कर ऐप भारत का सबसे बड़ा न्यूज मीडिया समूह अब उत्तर प्रदेश में भी। विभाग में हड़कंप भी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लक्ष्मी सिंह जो पुलिस कमिश्नर हैं, वो अपनी सख्त कार्य प्रणाली की वजह से चर्चाओं में रहती हैं। और आज की कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं हड़कंप है। और सबसे खास बात यह है कि विपिन कुमार जो थाना प्रभारी थे, जिनका खनन माफिया से साठगांठ थी, पिछले 2.5 साल से इसी थाने पर जमे हुए थे। सारे थाने के थानेदार बदले गए, लेकिन ये जमे हुए थे, जिसके बाद लगातार खनन की खबरों को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। उसका असर ये हुआ है कि खबर का संज्ञान लेने के बाद पुलिस कमिश्नर ने क्राइम मीटिंग में जो थाना प्रभारी हैं उनको अटैच किया है। इसके अलावा अलग अलग थानेदारों पर कार्रवाई की गई और 6 चौकी इंचार्ज जिनके इलाके में इस तरह की घटनाएं हो रही थी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उनको सस्पेंड कर दिया है। तो आज की एक बड़ी खबर यही कही जा सकती है कि गौतम बुद्ध नगर में इंडिया न्यूज की खबर का एक बहुत बड़ा असर कहा जा सकता है। इसको लेकर सभी लोगों ने इंडिया न्यूज का आभार भी जताया है। जो लोग पीड़ित थे उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इंडिया न्यूज लगातार जन सरोकार से जुड़े मुद्दे का पत्रकारिता करता है, जिसका असर ये हुआ है कि कमिश्नर ने एक बड़ी कार्रवाई गौतम बुद्ध नगर में की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर लखनऊ से आपको बताएंगे, जहां पर 2 विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों विदेशी महिलाएं लखनऊ में अपनी
पहचान छुपाकर इल्लीगल तरीके से रह रही थी। लखनऊ के ओमेक्स न्यू हजरतगंज से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। ये दोनों महिलाएं उज़्बेकिस्तान की बताई जाती हैं। सुशांत गोल्फ सिटी की थाना पुलिस ने ओमेक्स न्यू हजरतगंज से उन्हें गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उज़्बेकिस्तान की दो महिलाएं यहां पर बिना किसी जानकारी को साझा किए अपनी पहचान छुपा कर रह रही थी। वर्षा हमारी सहयोगी सी खबर पर सीधे जुड़ गई। वर्षा, क्या जानकारी है, कब से ये महिलाएं यहाँ पर रह रही थीं और क्यों रह रही थीं, क्या बता रही है पुलिस? देखिए, सुशांत गोल्ड सिटी में दो विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। जिस स्थिति में उनको गिरफ्तार किया गया है, ये बताया जा रहा है कि आपत्तिजनक स्थिति में ये दोनों लोगों को गिरफ्तारी हुई है। जिस तरीके से डॉक्टर विवेक गुप्ता, जिनके द्वारा ये बताया जा रहा था कि उनके फ्लैट में ये दोनों महिलाएं रहती थी, साथ ही साथ एक स्पास सेंटर में काम किया करती थी और काफी दिनों पहले से इनका आउटलुक नोटिस भी जारी था। एनआईए की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही थी जिसमें विदेश से आने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, जाना जा रहा था। उसी में कहीं ना कहीं एनआईए की तरफ से कहीं एक लुकआउट नोटिस के जरिए इनको गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ हो रही है कि आखिर ये कब से यहाँ थी, कैसे यहाँ काम करती थी और किस तरीके से ये रैकेट चलाती थी, क्योंकि दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया, इनके साथ कई और कनेक्टिविटी रहती थी, जिसकी वजह से डॉक्टर विवेक गुप्ता, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उनके फ्लैट नंबर 527 में वो रहा करती थी, तो उनकी भी गिरफ्तारी हो रही है। उनसे भी पूछताछ होगी कि आखिर कैसे वो ये पूरा जो रैकेट था वो चलाते थे और किस तरीके से इन दोनों को वहां से यहाँ तक लाया गया और किस तरीके से इन्होंने अभी तक इनको छुपा कर रखा है। ठीक है वर्षा, आप नजर बना रखिए, फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया। अगली खबर मथुरा से आपको बताएंगे, जहां पर फिल्म अभिनेता आमिर खान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। तुर्की के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पर आमिर खान का विरोध हुआ है। हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने आमिर खान के विरोध में नारेबाजी की है, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और आमिर खान बाइकॉट लिखे पोस्टर लेकर के विरोध किया गया है। तो बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर मथुरा से, जहां पर फिल्म अभिनेता आमिर खान का विरोध किया है वहां के हिंदूवादी नेताओं ने। उनका कहना है कि आमिर खान ने तुर्की के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद तुर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, हिंदुस्तान में तुर्की का विरोध हो रहा था और ऐसे में आमिर खान ने जो मुलाकात की है तुर्की के प्रधानमंत्री से, उसके बाद से हिंदूवादी संगठनों ने आमिर खान का विरोध किया है और आमिर खान मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर मथुरा से, जहां पर आमिर खान का विरोध देखने को मिला। वीर हमारे सहयोगी इसी खबर पर मथुरा से सीधे जुड़ गए। वीर, क्या है पूरी खबर, डिटेल में बताइए। देखिए तमाम पूरा जो मामला है वो मथुरा का है। मथुरा में जो आमिर खान है उसके द्वारा पहलगाम हमले के बाद तुर्की के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनसे मुलाकात की गई, तो इसी को लेकर के जो मथुरा के जो हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं उनमें आक्रोश नजर आ रहा है। उनका साफ तौर से कहना है कि एक तरफ पाकिस्तान की मदद में तुर्की काम कर रहा है और तुर्की के समर्थन में, यानी कि उनके जो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए हमारे देश के जो स्टार एक्टर हैं आमिर खान, वो वहाँ पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं ये देश विरोधी हो सकती है। तो इसी को लेकर के जो आमिर खान की जो पिक्चर है उनका बायकॉट करने के लिए जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं उन्होंने आह्वान यहाँ कर दिया। उनका साफ तौर से कहना है कि आमिर खान के खिलाफ अब लगातार हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो प्रदर्शन करेंगे और आमिर खान की जो पिक्चर है जिनसे देश भर में जो कमाई करते हैं वो कमाई भी उनकी बंद हो जाएगी। इसी को लेकर के उनका साफ तौर से कहना है कि देश के उससे कमाते हैं और
दूसरे देशों में जाकर के उनके गुणगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देशद्रोही नीति है और इसी के खिलाफ जिस तरीके से जो आमिर खान का जो विरोध है वो मथुरा में लगातार देखने को मिला है। हिंदूवादी जो कार्यकर्ता है उन्होंने आज आमिर खान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारेबाजी कर उसके जो बाइकआउट के जो पोस्टर है वो किए हैं और लगातार विरोध का जो स्वर है वो मुखर होता नजर आ रहा है। भुवनेश शर्मा के नेतृत्व में ये जो विरोध का जो प्रदर्शन है वो यहाँ किया गया और कल बाकायदा डीएम को आमिर खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए ज्ञापन भी दिया जाएगा। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से आमिर खान पहलगाम आतंकी हमले के बाद तुर्की के प्रधानमंत्री से और आगे राष्ट्रपति से जो मिले हैं वो एक आपत्तिजनक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से पाकिस्तान की मदद में तुर्की खड़ा था तो कहीं ना कहीं हमारे जो देश के जो लोग हैं वो देशद्रोही हो सकते हैं। उनकी क्या मुलाकात हुई है उसकी कोई परिणाम सामने नहीं आए और हो सकता है कि देश की जो सिक्योरिटी है वो भी उसके दौरान ठीक है वीर, सवाल है। तो आमिर खान बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। थोड़ी वक्त की कमी है, हम फिर लौटेंगे। अगली खबर बदायूं से आपको बताते हैं, जहां पर आरक्षण का लाभ लेने के लिए एक महिला ने एक अजीब तरकीब चली। उसने आरक्षण का लाभ लेने के लिए 3 तरीके के आरक्षण के सर्टिफिकेट बनाए। उसने एससी का भी सर्टिफिकेट बनवाया, उसने एसटी का भी सर्टिफिकेट बनवाया और उसने ओबीसी का भी सर्टिफिकेट बनवाया। महिला ने वीडियो बनने के लिए आवेदन किया था और उसके प्रेमी ने, पूर्व प्रेमी ने उसका राज पर्दाफाश कर दिया। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बदायूं के उसहैद के गांव नरपत नगला का ये पूरा मामला है। विजय हमारे सहयोगी बदायूं से जुड़ गया। विजय, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, मैं सवाब आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रकरण है ये तहसील दातागंज के गांव का प्रकरण है। नरपतनगला ये गांव है। यहाँ पर एक युवती ने आरक्षण का लाभ लेने के लिए 3 बार आवेदन किया और उस आवेदन में तीनों बार उसे अलग अलग यानी कि एससी और इसके अलावा एसटी के साथ साथ ओबीसी का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। ये पूरा मामला तब खुला जब उसका जो प्रेमी था, ये दोनों पहले साथ साथ रहते थे और प्रेमिका से जब प्रेमी अलग हुआ तो इस पूरे मामले का उसने खुलासा कर दिया। इस खुलासे के बाद पूरे मामले में जो आपकी उसावा थाना पुलिस है वहां पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में यह है कि एक ही तहसील से 3 प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन किसकी कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात इसमें एक और बता दूं मैं आपको, इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि पहले भी जांच हो चुकी है। कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के बाद इस पूरे मामले की जांच हुई, लेकिन वहां पर भी कोई जवाबदेही तय नहीं की गई कि आखिर किस तरीके से एक युवती ने 3 जाति प्रमाण पत्र जो हैं वो जारी करा लिए। कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं उन कर्मचारियों पर जिन्होंने इन प्रमाण पत्र को जारी कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक चीज यहाँ पर और थोड़ा आपको क्लियर कर दूं कि जिस तरीके ठीक है विजय, थोड़ी वक्त की कमी है, शुक्रिया है, बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लखनऊ में मेरे कैमरा सहयोगी अरशद के साथ मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।